इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, दैट मीन्स द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का लेक्चर। ठीक है ना, जो पूरा हिंदी में रहेगा। और इससे पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट पे पूरा लेक्चर कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ सीपीसी का भी लगभग समाप्त हो चुका है, बट कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बचे हैं, उसको हम समाप्त करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें संपत्ति अंतरण अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इसके लागू होने के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जब हस्ताक्षर हुए थे इसमें 17 फरवरी 1882 को हुए थे। जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट लागू है हमारे यहाँ अभी इंडिया में, तो उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 17 फरवरी 1882 को। और ये लागू हुआ था यहाँ पे 1 जुलाई 1882 से। ठीक है, और इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं और 137 सेक्शन बताए गए हैं, जिसको हम धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ चैप्टर 1 के बारे में, जो प्रारंभिक के बारे में बात करता है, जहाँ पर 1 से लेकर 4 तक सेक्शन बताए गए। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन बताएंगे, जिसको हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जो डेट दी गई है 17 फरवरी 1882 को जो लागू हुआ था, सॉरी हस्ताक्षर हुआ था, और 1 जुलाई 1882 से ये लागू हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करें सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 क्या बात करता है? यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सी? संक्षिप्त नाम अर्थात शॉर्ट टाइटल, प्रारंभ और विस्तार। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, प्रारंभ कब से हुआ था, और इसका विस्तार कहाँ तक होगा, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं आपकी सेक्शन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें जो संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट टाइटल है, उसका क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। यहाँ पे जो टीपीए है, ठीक है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीपीए अर्थात ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे इसका जो संक्षिप्त नाम है क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसको भी ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ संपत्ति अंतरण अधिनियम नहीं, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ये भी ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे प्रारंभ की बात करें, जो हमारा अभी हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, तो जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है वो कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 1882 से। और ये जो है इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 17 फरवरी 1882 को। उसके बाद बात करें इसके विस्तार के बारे में। संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है उसका विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण भारत पे है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जहाँ पर ये संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं है। तो इसे कौन कौन से स्थान है जहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं है? तो यहाँ पे बात करें कि कहाँ लागू नहीं है, तो उन राज्य क्षेत्रों के जो 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित पूर्व भाग खा राज्यों में। ठीक है, तो जो भाग खा के राज्य थे उनमें से मुंबई, पंजाब और दिल्ली में यहाँ पर यह लागू नहीं है। ठीक है ना, क्या? संपत्ति अंतरण अधिनियम। यहाँ पे बात करें जो 1 नवंबर 1956 से पहले था, ठीक है, इसमें भाग खा में 8 राज्य आते थे। ठीक है ना, जिनमें से मुंबई, पंजाब और दिल्ली में लागू नहीं था ये संपत्ति अंतरण अधिनियम, और बाकी राज्य क्षेत्रों में लागू है ये। तो ये तो बात होगी हमारी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। अब बात करें निर्वाचन खंड। अब जो सेक्शन 2 है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे बात करें निर्वाचन खंड की। निर्वाचन खंड और परिभाषा, किसी किसी एक्ट में लिखा होता है निर्वाचन खंड और कहीं कहीं लिखा होता है परिभाषा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो निर्वाचन खंड और परिभाषा में डिफरेंस इतना ही है कि जो परिभाषा होती है एक क्रम वाइज लिखा होता है, कि जो जैसे सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें निर्वाचन खंड की, तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्रम नहीं दिया रहता है, नंबरिंग नहीं रहती यहाँ पर। ठीक है, बस इतना ही अंतर है निर्वाचन खंड और परिभाषा में। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एक केस देख लेते हैं, छोटा सा केस है जो आंध्र प्रदेश बनाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2002 का है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था। और इसमें हेल्ड क्या किया गया था कि संपत्ति की परिभाषा में विद्युत शक्ति समाहित है, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, किसके अंतर्गत? संपत्ति के अंतर्गत, संपत्ति अंतरण के अंतर्गत। तो ये है आप है एक केस, छोटा सा है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं अपने परिभाषा में, नहीं निर्वाचन खंड में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो निर्वाचन खंड में दी गई परिभाषा वो कौन सी है? स्थावर संपत्ति की। तो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है?
तो इसमें इसके अंतर्गत खड़ा कास्ट अर्थात जो स्टैंडिंग टिम्बर्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है ना, लंबे लंबे होते हैं, या फिर उगती फसलें हैं, ऐसी फसलें जो उग रही हैं अभी पूरी तरह उगी नहीं है, या फिर जो घास है वो, ये 3 चीज़ें जो बताई गई हैं वो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। अदरवाइज जो भी संपत्ति होंगी वो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो स्थावर संपत्ति में कुछ ऐसी हमारे पास लिस्ट है जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी स्थावर संपत्ति आती है, ठीक है। यदि आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप इस सारे जो स्थावर संपत्ति जो हम बताने वाले हैं उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे देते हैं कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, अब पूछ लेगा कौन सी स्थावर संपत्ति है कौन सी नहीं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगा याद करने में। तो हम बात करें पहले स्थावर संपत्ति का, तो पहला है आपका मार्ग का अधिकार, ठीक है, सुखाधिकार या मार्ग का अधिकार, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आता है आपका पुजारी का अनुवांशिक पद। उसके बाद तीसरा आता है आपका अचल संपत्ति से कर लेना अर्थात टैक्स हो गया। उसके बाद मछली पकड़ने या ले जाने का अधिकार, ये भी आपका स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मोचन का अधिकार जो रिडेम्पशन का अधिकार है, जो हम आगे इसी एक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो मशीनरी ज़मीन से संलग्न रहती है, ठीक है ना, ऐसी कोई मशीनरी है जो ज़मीन से अटैच रहती है वो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगी। उसके बाद मीन क्षेत्र का हक, मालिकाना हक, ठीक है, मेले से कर वसूल करना अर्थात जो मेला लगता है वहाँ से जो टैक्स वसूल करते हैं वो भी स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगा। उसके बाद ज़मीन से भविष्य के लाभ तथा लगान प्राप्त करना। उसके बाद मछली तथा हाट बाजार से कर वसूल करना, ठीक है, जो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। उसके बाद भूमि से होने वाले लाभ। उसके बाद है आपका भूमि से संलग्न वस्तुएं अर्थात जो भूमि से अटैच वस्तुएं हैं वो भी स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है आपका रोशनी का अधिकार, पेड़, बंधक ऋण। उसके बाद फर्श से जुड़े करघे अर्थात लूम्स जो होते हैं, घास काटने का अधिकार, कोयले या सोने की खान, झीलें, तालाब, नदियाँ, पेटेंट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आती है। ये सारी जो लिस्ट है पूरी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधान के बारे में। ये तो हो गया हमारा स्थावर संपत्ति। स्थावर संपत्ति कुल मिलाकर बात करें तो जो भूमि या फिर भूमि से उत्पन्न होने वाला लाभ है, ठीक है ना, या फिर उससे भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं, स्थावर संपत्ति कहलाती हैं, सिवाय खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास के। ये 3 चीज़ें छोड़कर बाकी क्या है स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगी। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है आपकी लिखत। लिखत दैट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका मतलब क्या है, जहाँ कहीं भी इस एक्ट में प्रॉपर्टी एक्ट में लिखत से संबंधित प्रावधान है तो उसका मतलब क्या है कि अवसीयती लिखत। दैट मीन्स यदि वसीयती लिखत है वो क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, रजिस्ट्रीकृत होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अवसीयती लिखत से अभिप्रेत माना गया है अर्थात जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रीकृत, अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी रजिस्ट्रीकृत होगा उससे क्या मतलब है कि ऐसे राज्य क्षेत्रों में जहाँ इस संहिता का विस्तार है किसी भी भाग में, ठीक है, तो भारत की जहाँ पर भी यह प्रॉपर्टी एक्ट लागू है उसके किसी भी भाग में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है, ठीक है। तो जहाँ पर भी संहिता का विस्तार है वहाँ पर जिस अधिनियम के अंतर्गत, जिस विधि के अंतर्गत दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, उससे उसका मतलब यहाँ पे क्या समझा जाएगा, रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। तो वहीं के विधि के अनुसार क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट डेफिनेशन भूबद्ध। भूबद्ध का मतलब क्या होता है कि अटैचमेंट, जो भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें हों। अभी मैंने बताया था जो अचल संपत्ति से रिलेटेड कि जो भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो अचल संपत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। भूबद्ध का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी प्रॉपर्टी एक्ट में भूबद्ध लिखा होगा उसका मतलब क्या है कि इससे अभिप्रेत है कि भूमि से मूलित, जैसे पेड़ और झाड़ियाँ, ठीक है ना, तो भूमि से मूलित दैट मीन्स कि जो रूटेड इन अर्थ अर्थात जो जिनकी जड़ें कहाँ पे हैं, भूमि में है, अटैच है वहाँ पर। जैसे क्या हुआ, पेड़ हो गई, उसकी जड़ें नीचे जकड़ी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद झाड़ियाँ हैं, ये सारी क्या है कि भूबद्ध कहलाती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भूमि में निर्विष्ट
अर्थात जो भूमि से लगी हुई हैं, जैसे भित्तियाँ अर्थात जो दीवार बने होते हैं या फिर कोई निर्माण किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, ये भूबद्ध कहलाएंगी। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका सी नंबर पॉइंट, ऐसी निविष्ट वस्तु से इसलिए बद्ध कि जिससे वह बद्ध है उसका स्थायी फायदाप्रद उपयोग किया जा सके। अर्थात जैसे कोई मशीनरी है जो भूमि से क्या है, अटैच है, और उससे क्या है कि कोई फ़ायदा मिल रहा है उनको, ठीक है ना, स्थायी फायदा प्रद के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भूबद्ध कहलाएगा। ये है आपका भूबद्ध से संबंधित प्रावधान। उसके बाद अनियोज्य दावा। अनियोज्य दावा की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 130 में बताया गया इसका प्रावधान, ठीक है ना, अलग से इसका एक सेक्शन दिया गया है अनियोज्य दावा से संबंधित, ठीक है ना, अनएक्शनेबल क्लेम्स के बारे में। तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि अनियोज्य दावा होता क्या है। तो वह यह फ़ायदा प्राप्त करने का ऐसा अधिकार है, ठीक है ना, कि किसी अधिकार की बात कर रहा है, किसी राइट की बात कर रहा है, जो क्या करता है, फ़ायदा दिलवाता है, फ़ायदा प्राप्त करवाता है, जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए अधिकार मानता है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा अधिकार है, ठीक है ना, जिससे फ़ायदा तो प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ जो सिविल न्यायालय है, यहाँ पे सिविल न्यायालय की बात की जा रही है, जो सिविल न्यायालय है वो क्या मानता है, इसको आधार मानता है अनुतोष देने के लिए, ठीक है ना, रिलीफ प्राप्त करवाने के लिए क्या मानता है सिविल न्यायालय, आधार मानता है, उसे कहते हैं अनियोज्य दावा। कि फ़ायदा प्राप्त करने के ऐसा अधिकार जिसे सिविल न्यायालय का मानता है अनुतोष देने का एक आधार मानता है, ग्राउंड मानता है, उसे कहते हैं अनियोज्य दावा। लेकिन यह स्थावर संपत्ति के बंधक या जंगम संपत्ति के गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न अधिकार है, ठीक है ना। जो स्थावर संपत्ति के बंधक है, ठीक है ना, या फिर उससे जंगम संपत्ति के गिरवी रखा गया, उससे जो प्रतिभूत ऋण है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उससे भिन्न अधिकार है वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा अनियोज्य दावा के अंतर्गत। तब यहाँ पे अनियोज्य दावा कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास लिस्ट है उसको हम बता दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। हमारा फर्स्ट नंबर है मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा, अर्थात जो मेहर दिया जाता है, ठीक है ना, मुस्लिम महिला को उनके विवाह के समय पे, ठीक है, उसका दावा क्या कहलाता है, अनियोज्य दावा कहलाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय धन का दावा। उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है कि बकाया किराए के भुगतान का दावा। ये सारी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अनियोज्य दावा है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें में से कौन सा अनियोज्य दावा है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर कि एक अग्रिम धन की वापसी का दावा। उसके बाद है आपका भविष्य में होने वाले किराए का दावा, अर्थात जो भविष्य में कोई किराया मिलने वाला है उसका दावा किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, ये अनियोज्य दावा कहलाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि व्यवसाय से किसी लाभ के प्राप्त करने का अधिकार। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट एक विशिष्ट चल संपत्ति लाभप्रद हित भी है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, पीएफ मिलता है, वो भी अनियोज्य दावा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद है ऋण पत्र अनियोज्य दावा, जो डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है, कंपनीज के, वो भी क्या कहलाते हैं, अनियोज्य दावा के अंतर्गत आएंगे। ये है आपके कुछ जो अनियोज्य दावा से संबंधित है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, किसी व्यक्ति को सूचना, अर्थात कोई जो फैक्ट है, कोई बात है, वो किसी व्यक्ति की सूचना में कब है, ये कब कहा जाएगा, ठीक है ना। उस व्यक्ति को उस बात की सूचना है, ये कब कहा जाएगा, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता हो, ठीक है ना, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा की जा रही है कि हाँ उस व्यक्ति को यह सूचना है, यह तभी माना जाएगा जब उस व्यक्ति को उस बारे में कोई नॉलेज हो, उस तथ्य को वह जानता हो, अथवा ऐसी जांच या तलाश से जो उसे करनी चाहिए थी, ठीक है ना, और करने से जानबूझकर घोर अपेक्षा ना करता तो उस तथ्य को जान लेता। अर्थात जो है ये था कि वो थोड़ी सी भी जांच करेगा, ठीक है ना, थोड़ी सी तलाश करेगा उस चीज़ के बारे में तो उसको जान लेगा, और वो क्या करता है, जानबूझकर उसकी अपेक्षा करता है, जिसके कारण वह क्या है, उस तथ्य को नहीं जान पाता है, तो यहाँ पर उसका फॉल्ट माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसको उस बात की सूचना है। ये तो होगी आपकी डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 3 में बताया गया है। उसके बाद है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बात करता है, आपका संविदाओं से संबंधित अधिनियमों
संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाना। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, किसके बारे में? एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और दूसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, ठीक है ना, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के बारे में। तो इन दोनों को एक अनुपूरक समझा जाएगा, ठीक है ना, इसके बारे में बात करता है ये। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है भाई, ये देखो, अब ये मत कहना कि कोरोना जैसा लगता है, ठीक है ना, कोविड जैसा लगता है, ये सिंबल है। ठीक, यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के वे अध्याय और धाराएं जो संविदाओं से संबंधित है भारतीय संविदा अधिनियम का भाग मानी जाएगी। अब देखो भाई, इसमें क्या है कि जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भाग माने जाएंगे, ठीक है ना, संविदा अधिनियम के अधीन वो क्या माने जाएंगे, उसका भाग माना जाएगा, ये चीज़ बताया गया है। ये तो बात होगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब हम बात करें सेकंड जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में है, तो यहाँ पे बात करें जो प्रॉपर्टी एक्ट का धारा 54 अर्थात सेक्शन 54 के पैरा 2 और पैरा 3 है, और साथ ही साथ सेक्शन 59, 107, 123 जो है, ये सारे सेक्शन जो बताए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भारतीय रजिस्ट्री के अधिनियम 1908 के अनुपूरक पढ़ी जाएगी, अर्थात जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, उसी का भाग माना जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, जो प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा जाएगा उसके साथ दो एक्ट और जोड़े गए हैं, कौन से? जहाँ कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद जहाँ कहीं भी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान किए गए, तो वहाँ पर भी रजिस्ट्री के अधिनियम 1908 के अनुपूरक इसको पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक बता दिया गया है कि सेक्शन 54 का पैरा 2 और 3 और साथ ही साथ सेक्शन 59, 107 एंड 123, इन सेक्शन में जो जहाँ पर भी रजिस्ट्रीकरण की बात की गई है तो वहाँ पर क्या लागू हो जाएगा? रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 लागू हो जाएगा। तो ये चीज़ बताएगी आपका सेक्शन 4 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।